मेरी आवाज आ रही है वलीद? जी सर, मुझे आ रही है। बस ठीक है। चलो बच्चों, चलो भाई, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉर लड़ने के बाद क्या कोई फायदा भी हुआ? डिड दे अचीव समथिंग? क्या? एक एक करके चले जाओ बेटे, जल्दी कर लो, काम करो रहा, इतनी देर से बैठे हुए थे। अच्छा, जल्दी 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 जल्दी। तो व्हाट हैव वी अचीव्ड सो फार आफ्टर द वॉर? तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि वॉर का एक बेनिफिट तो ये हो, यार ये पर्दा बंद करना है, इसकी वजह से गर्मी आती है। एक तो बेनिफिट ये हुआ वॉर का कि, बल्कि मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये तो इंट्रोडक्टरी था ना। पहला बेनिफिट ये हुआ कि जनाब 1858 में विक्टोरिया ने इशू कर दिया प्रोक्लेमेशन एक्ट। इसका मतलब अब आप सबको राइट्स मिल जाएंगे। नहीं, आप पे पहले गुलामी हो रही थी, पहले आपको गुलाम समझा जा रहा था। अब यू आर काइंड ऑफ सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने लिखा था, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बात की। आपको बताया हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज चल रहे थे, को एजुकेशन था। वो कह रहे थे हर चीज में वो पंगा उनका होता था, कोई ना कोई। वो देखते थे कि उनको, उनकी आपके रिलीजन की कोई बात उनको पसंद है तो ठीक है, उसको चलने देते थे, नहीं पसंद तो ये नहीं होगा जी। जैसे आप देखें ना, लीगल सिस्टम के अंदर, और इस्लाम में कितनी शादियां जायज है? चार जायज है ना। तो लीगल सिस्टम में अमेरिका हो या बर्तानिया हो, लीगली कितनी वाइफ एक मुसलमान रख सकता है? वहां तो चार नहीं रख सकता। आपकी एक ही मैरिज कंसिडर होगी। ठीक है। तो ये जो आप तलाक का कॉन्सेप्ट, इस्लाम में आपने कह दिया, 3 दफा तलाक के बाद दे दी, तलाक हो गया। बीवी को तलाक दी जा सकती है ना, तलाक हो गई। अब जब तलाक दे दी है, तो उसके बाद लीगली स्पीकिंग कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है अदालत के पास कि तलाक हुई है। इधर तलाक दी है, अगले दिन बंदा फौत हो गया। आज तलाक दी है, अगले दिन फौत हो गया। वो जिसको तलाक दिया वो आ जाती है, मेरा हिस्सा। घर वाले कहते तुम्हें तलाक दे दी। वही कौन सी तलाक? आप समझ रहे हैं? कानून की नजर में क्या होगा, लीगल सिस्टम तो एक फॉलो होगा। खैर, इस्लामी शरीयत में इसके क्या हाल है, वो एक अपनी जगह बात रही। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लीगली वो इस चीज को अलाउ ही नहीं करते थे कि जनाब जो है मर्द चार शादियां रख सकता हो, सती रिचुअल हो सकता हो। आप लड़की, ऑफ कोर्स ये तो वैसे ही बड़े बेईमाना और मुजरमाना उसूल है कि जनाब आप बेटी को जिंदा दरगोर कर सकते हैं, दफना सकते हैं। आप बीवी को जला देंगे साथ, विधवा को, बेवा को साथ जला देंगे। ऑफ कोर्स ये बड़े, लेकिन आप समझ लेते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट तो है ना। आप मिशनरीज जो थे वो आगे जबरदस्ती तबलीग करते थे, आपके लोगों को फोर्स कन्वर्जन करते थे। आप लोगों को इजाजत नहीं थी कि आप मिशनरीज को जाके तबलीग करें अपने मजहब की। आंखें ऑन कर दो भाई। सो देयर वर सो मेनी, वो असल में उन्होंने इसी पीछे से ऑफ कर दिया ना, इस वजह से भी शायद। हाँ, चला दो आप लोग भी, थोड़ी क्या ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो एसी चला दो थोड़ी देर। थोड़ी सी अभी धूप कम हो जाए फिर बंद कर लेना। कोई बीमार है तो बता दो, नहीं चलाते, कोई इतनी मजबूरी भी नहीं है हमें। ओके है ना साहब? चलो जी। ब्रिटिश ने रिलीजियस फ्रीडम की का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा यार ये दो काम नहीं हम करने देंगे। एक, जो आप बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं, ये बरियल नहीं हो सकता। और दूसरा, हम ये नहीं होने देंगे कि आप क्या करेंगे कि सती रिचुअल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद अगला काम क्या किया उन्होंने? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रिवर्स कर दिया। कहा, अच्छा अब हम कोई लैंड कॉन्फिस्केट नहीं करें। अच्छा, इसी के साथ एडिशनली क्या कर दिया ब्रिटिश ने, ये भी कह दिया यार अगर कोई स्टेट ऐसी है ना जिसको हमने अभी अपनी हुकूमत में शामिल नहीं किया, अब उसके साथ अलायंस तो हो सकता है, हम अपनी हुकूमत में उसको शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद और क्या फायदा हासिल हुआ ना, 1861 में बेटे ब्रिटिश ने एक और काम किया। न्यू पैराग्राफ फ्रॉम 1861, द ब्रिटिश, बेटे अब लिखना शुरू कर दें प्लीज। स्टार्टेड फॉर्मिंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया।
यार आप लिख नहीं रहे फलक जी। जी बेटे, दोबारा बोलो। तो वहां फॉर्म ही लिखना था वहां, तो फॉर्म ही लिखना था वहां पे। अच्छा, स्टार्टेड फॉर्मिंग, अच्छा ये कह रहे हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। अब लेजिस्लेटिव बॉडी का बेटा क्या फायदा होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी का बेटे ये फायदा होता है कि जब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है, कोई काउंसिल बन जाती है, कोई सूबे की सूबाई असेंबली बन जाती है, कोई मुल्क की नेशनल असेंबली बन जाती है। कानून तो पहले भी चल रहा है वहां पे बरतानिया का, अब भी बरतानिया का चलेगा। लेकिन अब जब भी कोई नया कानून बनेगा, तो वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी उसको अप्रूव ना कर दे। मेरी बात समझे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम यहाँ पर एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल बना देते हैं एक, क्या करते हैं, तो क्या यहाँ पे रूल्स मैं बनाऊंगा तब भी यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी, यहाँ स्टूडेंट बॉडी बनानी शुरू कर देगी? रूल्स तो फिर भी हम लोग ही बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएगी। सर सलमान बनाएंगे, सली है, मैं हूँ, हम लोगों की, या हमारे साथ जो दूसरे टीचर्स हैं, रूल्स तो हम ही बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल बनने का क्या होता नहीं है स्कूल्स में ऐसे, लेकिन इसका फायदा या मकसद क्या होता है कि अब कोई रूल्स ऐसे बनेंगे जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन रूल्स में स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक से मिल जाएगी, उनका ओपिनियन लिया जाएगा, हाँ जी आपका इसके बारे में क्या अभिप्राय। और अगर हम लेजिस्लेटिव बॉडी बना देते हैं, तो फिर वो कोई भी रूल जो हम बनाते हैं वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक स्टूडेंट बॉडी अप्रूव नहीं कर देती उसको। अब स्टूडेंट बॉडी का आपको क्या फायदा? स्टूडेंट बॉडी को आपको ये फायदा कि आप उस बॉडी में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। कैसे आएंगे? उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट करके नहीं लगा सकती, इलेक्ट कर। शुरू में जब ऐसी बॉडीज बनती है ना, तो शुरू में क्या डील होती है, अच्छा 3 बंदे हम सिलेक्ट करके भेजेंगे, 4 आप लोग इलेक्ट कर लेना। लेकिन ग्रेजुअली सारे के सारे इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। जब वो इलेक्ट होके आते हैं, तो आप लोगों को लगता है जौन सा बंदा आपके हक में बेहतर फैसला देगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर दफा आप क्या कहेंगे, बंदे को कहेंगे जाओ भी अपने स्टूडेंट से मशवरा कर आओ, ऐसा नहीं होगा। आप जिस रूम में बैठे हैं उसी में डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में वो बंदा आपके एतबार वाला होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिलोसफी आपके साथ मुताबिकत रखती होनी चाहिए। सो आपके जो रूल्स बन रहे हैं निस्बतन आपके हक में बेहतर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया उन्होंने ब्रो बनानी शुरू कर दी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यार काम पे नहीं ना ध्यान होता जब, तो मुझे फिर मसला होना शुरू होता है। अभी मैं, अब आप थोड़ी देर बाद पता क्या कहेंगे, सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर रिस्टोर्ड। इन्हें वापस लगा दिया गया था, ये पहले थी खत्म हो गई थी, इन्हें वापस रिस्टोर कर दिया गया। द करप्ट एंड टायरानिकल पॉलिसीज ऑफ द EIC वर abolished. In fact, बेटा तला काम कर लो बातों की बजाय, याद हो जाएगा फिर साथ। Many administrative changes
were made so that there would be no revolt in the future. किधर जा रहा है अभी? बैठ जाओ 2 मिनट, पहले ही 2 बच्चे बाहर है। Roads, canals, and postal services were further developed. बढ़ गया है? क्यों बढ़ गया इतना फिर? तू मैं गलत काम डालोगे ना तो वो फिर ना बड़ी लाइट सी बन जाती है, फायदा ही कोई नहीं रहता। वो फर्दर डेवलप्ड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। रोड्स, railways were also extended. रेलवेज को भी क्या किया हमने? उधर देख के लिख भाई, ताकि नीट लिखा जाए। वर्ड्स में स्पेस डालो, साथ साथ देखो उसको। इसके बाद क्या किया? असल में रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ था, याद करें। वेयर डिड द रिवोल्ट स्टार्ट फ्रॉम? हाँ जी भाई, रिवोल्ट जो रिबेलियन स्टार्ट हुई थी, जो बगावत स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट कहां से हुई थी? कार्ट्रिजेस। वो क्या होती हैं? हाँ, क्या मसला था उनके अंदर? सर वो मेरा असल सवाल कार्ट्रिजेस वजह थी, मेरा असल सवाल ये है किस सेक्शन ऑफ पीपल ने बगावत स्टार्ट की थी? रिलीजियस सर। नो नो, मिलिट्री ने। किसने बगावत स्टार्ट की थी? मिलिट्री। वो लोग थे जहां से बगावत स्टार्ट हुई थी, सिविलियन से नहीं स्टार्ट हुई थी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लानी है आपने कि दोबारा रिवोल्ट ना हो सके, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लानी चाहिए? मिलिट्री में। मोर ओवर, एक्सटेंसिव मिलिट्री रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। क्या हुआ था इसके बाद? बहुत सारी मिलिट्री इंप्रूवमेंट। आर्मी रिक्रूटमेंट वाज रिवाइज्ड। अब्बा कैसे हैं भाई? बात होती है। आपने आर्मी की रिक्रूटमेंट रिवाइज कर ली कि आप कैसे उनको रखा जाएगा, कौन किस बेसिस पे रखे जाएंगे। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस
वर अबैंडन्ड, आपने ग्रीस कार्ट्रिजेस को अबैंडन कर दिया। मैं रोज पढ़ नहीं दिया, काफी देर से मैं देख रहा हूँ। आपने वर्कशीट सॉल्व की है तीनों? ठीक। ग्रीस कार्ट्रिजेस वर अबैंडन्ड, अबैंडन्ड सॉरी अबैंडन्ड नहीं अबैंडन्ड, छोड़ दी गई थी। और क्या मिलिट्री में चेंज ला सकते थे? ऑल दोज who laid down arms during the revolt and came back were forgiven। उन्हें क्या कर दिया गया था? वैसे ही माफ कर दिया गया। जाओ जी याशी मारो। क्या बेटे? उर्दू was also made the, सबको बांटी जा रहा है यार, मुझे नहीं ऑफर कराई अभी तक। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अच्छा, along with इंग्लिश। यहां तक बेटे हमने जो चीजें ये हमारी थी, जो इंडियंस जिसको सक्सेस अपनी समझ रहे थे कि हमने कोई सक्सेस हासिल की। ये क्या चीजें हैं जिसे इंडियंस क्या समझते हैं हमने क्या हासिल किया है? और आप देख रहे होंगे कि हम सक्सेस काइंड ऑफ समथिंग इज अचीव्ड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब। लेकिन अगर सिर्फ सक्सेसेस पूछी हो, आप ये सक्सेसेस लिखेंगे और सक्सेसेस लिखने के बाद कम से कम दो फेलियर्स जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि हमने सक्सेसेस तीन चार लिख दी है ना। लेकिन अगर उसने सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों लिखे हैं तो फिर जितनी सक्सेसेस और जितने फेलियर्स बताए सारे कर देंगे। और यकीन रखिए फेलियर जो ज्यादा है इसीलिए इसको हार तस्लीम किया जाता है, इसीलिए हम ये नहीं कहते हम जंग जीते हैं। और मैंने अगर पहले नहीं बताया, मैं रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूँ, 1 नवंबर से इंशाल्लाह आपकी क्लास टाइमिंग क्या होगी? 1:30 से ऑनवर्ड्स, ठीक है? 1:30 से 2:15, 2:15 से 3, 3 से 3:45, 3:45 से 5:30। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात और उर्दू। फिर उसके बाद 5:30 से ऑनवर्ड्स इंग्लिश, और वो जो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है? ओके, वी गुड सो फार? नो, वी हैव टू बी गुड। 1:30 से कर दूंगा, ठीक है? नहीं क्यों? उठना पड़ेगा ना, अब उठेंगे। उसको क्या हो रहा है यार? जी कल से नहीं, 1 नवंबर से। जी चले, थोड़ी सी सहूलत करने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन मैं वादा नहीं करता। लेकिन यार फिर बनती नहीं, 7 घंटे में सारी क्लासेस खत्म नहीं होती, फिर इंसाफ नहीं हो पाता सबके साथ। सर नहीं ना, वो मैं कब मुझे पता है स्टार्ट ना, लग होगी? रहा है कि मैं इंसाफ नहीं कर रहा अभी, जैसा सर मेरा। कब स्टार्ट होगी? जी बेटे, सर कब स्टार्ट होगी क्लास? 1:30 इंशाल्लाह स्टार्ट किया करेंगे। सर दो कर दें सर, घंटा भी से। यार वो फिर जो साइंसेस वाले बच्चे हैं उनके साथ, बेचारों के साथ जरा उस किस्म का इंसाफ नहीं हो पाता। सर 9 से आगे कर देना टाइम। हार्ट वाला कमेंट गया करने के बाद भी। अच्छा जी, देखते हैं आगे चलता है, काम करता है। बेटा आगे सर्दियां आ रही है ना, 9 से आगे नहीं करना मैंने, 9 से 9:15 तक बस, इससे आगे नहीं जाना मैंने। 9:15 तक ही जाते हैं ना हम, इससे आगे तो नहीं जाते, क्यों अब्दुल आदि? 9 से पहले? हाँ यही ऐसे ही करूंगा। नहीं मैंने कहा छुट्टी का टाइम 9 से पहले का ही रखूंगा, ताकि मैक्सिमम कभी हम लेट हों किसी वजह से, कोई मसला हो तो 9 से ऊपर जाए, वरना 9 से पहले पहले इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। एंड सर हमारे मॉक्स कब स्टार्ट होंगे? बेटे नवंबर मिड में इंशाल्लाह।
ठीक जी है सर। अभी लिख रहे हैं बेटे। अगर आपने याद रखने के लिए पेपर में नहीं ऐसे करना है, मैं बेटे अब नोट्स इस तरह से बनाता हूँ जैसे आपने पेपर में लिखना है। डजेंट मीन आप साथ रफ वर्किंग नहीं कर सकते। याद रखने के लिए अगर आप साइड पे एक निशान लगाना चाहते हैं कि यहाँ से फेलियर स्टार्ट हो रहे हैं या हेडिंग डालना चाहते हैं, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन आपने पेपर में हेडिंग नहीं डालनी है। यू गॉट दैट? समझ आ गई? वो बुक वगैरह पढ़ते हैं ना कभी हम, मैंने एक दो बच्चों के पास देखे नोट्स है, उसमें हेडिंग्स वगैरह डली होती हैं, बुलेट पॉइंट्स, वो नहीं करने हैं आपने। ठीक है, ये याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। वो आप ने देखा होगा, मैंने एक दो नोट्स की फाइल्स भेजी होंगी किसी पिछले साल की कोई स्टूडेंट्स की, तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने भी हेडिंग्स डाली होंगी। वो याद रखने के लिए आप डाल सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। हम आउटलाइन बना सकते हैं वगैरह वगैरह पेपर में, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना ही नहीं है, टाइम ही नहीं वेस्ट करना। अब बेटा फेलियर्स की तरफ जा रहा हूँ, सो मैं इसलिए इसको इस तरह से टेढ़ा करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे नोट्स का हिस्सा नहीं है ये हेडिंग। By 1858, the British had the British had taken over the subcontinent। बैठ जा, किधर जाना है? पानी पीने जाना है? चल जा पी ले। Completely. This meant that the Mughal Empire had officially fallen. Since the revolt had turned into a restoration movement for the Mughals, a restoration movement for the Mughal rule, the British exiled Bahadur Shah Zafar to Rangoon। जी बेटे, रंगून। ओहो, रंगून में बेटे एक जेल थी। लेटर ही वॉज प्रेजेंटेड बेटे काम with heads of his sons on a plate। उसे बेटे एक प्लेट में उसके बच्चों के सर दिए थे। उधर भी तो देखो क्या लिख रहे हैं। This ended the Muslim influence
in government. In 1877, Queen Victoria officially became the Empress of India. यानी इससे पहले ऑफिशियली वो हुकूमत तो वही कर रही थी, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में वो इनकी मालिका नहीं थी. This meant that no one could write, publish, or speak anything against the British Crown. हाँ जी जी. पता नहीं, मैंने ये आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ था, हो गया था मेरे ख्याल में. एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में सवाल है जी. अब वो सवाल आपसे है. हम्म. जल्दी. अब वो सवाल आपसे, पहले भी आप गई नहीं थी. अच्छा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब वो सवाल आपसे है. सवाल क्या है? जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था जनाब, जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था अब्दुल आदी, तो आपके तब कोई बाप दादा यहाँ पे होंगे ना? होंगे. तो क्या उन्हें बिजनेस करने की इजाजत खत्म हो गई थी? आपका क्या ख्याल है? टेक अ गैस. उन्हें बिजनेस बंद कर दिया गया था उनका. सोच यार, इधर बात आप, इसकी वजह से ना तैयारी नहीं होती या लिखा नहीं जाता. पढ़ाई के दौरान नहीं बातें हैं. हाँ. मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आपके बाप दादा तब जिंदा थे ना? जिंदा हो गए तो आप लोग आए हैं. नस्ल कट ऑफ तो नहीं हो सकती. जी मैडम. तो जब आपके उस वक्त के जो बाप दादा थे, अगर वो जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, क्या उनका वो बंद कर दिया गया था या वो जारी था? जी सवाल का जवाब कोई टेक अ गैस. हाँ जी. जारी था. इसका मतलब है उन्हें काम करने की इजाजत थी. मजदूरी करते थे, गाड़ी चलाते थे, वट एवर ही वॉज डूइंग, वो काम कर रहे थे. तो इसका मतलब पैसे कमाने की इजाजत तो थी. अच्छा, क्या मस्जिदों को ताले पड़ गए थे? तो इबादत करने की भी इसका मतलब इजाजत थी. मंदिरों को ताले पड़े थे, वहां भी पूजा हो रही थी. सिखों के गुरुद्वारे बंद किए थे, वहां भी इबादत हो रही थी. अंग्रेजों के चर्च भी खुले हुए थे. इसका मतलब है कमाने की इजाजत भी थी, इबादत की इजाजत भी थी. दोनों चीजों की. क्या किसी की शादी पे पाबंदी थी? वो भी आपको अलाउड है. अच्छा, क्या ऐसा हो रहा था कि अगली आपकी जो भी नस्ल होगी उसमें जितने बेटे पैदा होंगे वो मार दिए जाएंगे, बेटियां जिंदा रहेंगी? ये भी नहीं था. तो आप गुलाम कैसे थे आप? गुलामी क्यों थी? वाई डू वी कॉल इट, गुलामी थी? आपको इंग्लैंड जाने की इजाजत थी कि नहीं? हमने देखा लामा इकबाल पढ़ गया इंग्लैंड से, कायदा पढ़ गए, हजारों लोग गए इंग्लैंड. आपको दूसरे मुल्कों में जाने की इजाजत भी है. तो इसको गुलामी क्यों कहते हैं? मेरा सवाल ये है. मुस्लिम्स उनको
यानी लीडर आपका गैर मुस्लिम बैठा हो, तो फिर जो अभी बर्तानिया में आपके रिश्तेदार रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, वो आजाद शहरी तो ना हुए, वो तो गुलाम शहरी हुए। क्या वो आजाद है, गुलाम है? तो गुलामी किसको कहते हैं, मेरा सवाल ये है। असल बात ये है, इसको कहते हैं गुलामी। आप अपनी मर्जी का सोच नहीं सकते, आप अपनी मर्जी का बोल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी का लिख नहीं सकते। तो टेक्निकली आज हम आजाद हैं? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि मेरे अब्बू के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, ऐसे ही ना। हम सर आजाद हैं। कैद में कौन है? आप लोग। हम सर डीएचए में रहते हैं, हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमारे खिलाफ हम जिसको मर्जी जो मर्जी कह सकते हैं। ये देख ले, मैं नहीं कह रहा, ये रिटायर्ड फौजी का बेटा कह रहा है आपके सामने। आप लोग सारे गुलाम हैं, हम आजाद हैं। और वो कोर्स सार्केस्टिकली कह रहा है, लेकिन ये एक हकीकत है। गुलामी इसी को तो कहते हैं यार। आप किसी के बारे में अगर बात आप देखें ना, लेट्स से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ फौज से, जान कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं ये बात ओपनली सबके सामने कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? फर्ज करें मेरी किसी फौजी से लड़ाई हो गई है और उसने मेरे ऊपर जुल्म भी किया है, ऐसा भी नहीं कि मैं गलत हूं, वो जालिम है, उसने मेरा कोई नुकसान भी किया है। मैं उसके बारे में मीडिया पे खड़ा होके कोई बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? फौज के बारे में नहीं मैं बात कर, फौजी के बारे में बात कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ गुलामी। क्या हम गुलाम है, क्या आजाद है? आपको सोचना चाहिए कि ये आपकी जहनी तरवीज है सर। देखिए ना, मैं आजाद हूं, आपके सामने खड़ा नहीं हूं, सही को सही, गलत को गलत नहीं कह रहा। किसी दिन ऐसा आपको लगा किसी बात को मैंने डर से कहने से रुक गया हूं कि वो मुझे डाला आगे पकड़ लेगा? इसका मतलब आप अगर इस बात से डर रहे हैं तो आप जहनी तौर पे गुलाम हो रहे हैं ना। आप सही को गलत नहीं कहेंगे, गलत को भी गलत सही नहीं कहेंगे। मिसाल इसका क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी ने बेटा कश्मीर में, अगर हिंदुओं ने या इंडियंस ने अगर 10 मुसलमान शहरियों को बिला जवाज कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, आप अगर अखबार में खबर ये चलाएंगे कि सैकड़ों मुसलमान मार दिए हैं, तो आपको उनकी हिमायत में फायदा नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे। समझिए मेरी बात। देखिए ना, उन्होंने 10 बंदे मार दिए, इसराइल ने फलस्तीन में 10 बंदे मार दिए हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बड़े फलस्तीन के हिमायती हैं, आपने सैकड़ों बंदे मार दिए हैं, आपने ये गलत किया। इसराइल जालिम है? यह जालिम है, 10 बंदे मारे हैं, मारे हैं, उतना जुल्म बताए ना। अगर कोई गलती फौज से हो रही है तो उतनी गलती बताए ना, सारी फौज को गंदा ना करी जाए। यहाँ खराबी होती है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। आर वी क्लियर सो फार? कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेटा वो जो हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं ना, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, बेटा वो पहले मानते हैं कि हम मलका की गुलामी करेंगे। इसका मतलब क्राउन के खिलाफ नहीं बात कर सकते। तो इसको खत्म करते हैं पहले, आपको फिर उर्दू की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा था जी हमने भी? क्रिटिसिज्म ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द ब्रिटिश रूल became a punishable offense। सर वो हुजैफा ने भी तो कहा है सर। मोर ओवर, बेटा लास्ट सेंटेंस लिख रहा हूं इस पैराग्राफ का। द ब्रिटिश पास्ट, यार काम करो ना यार, बातों की जाए। द ब्रिटिश imposed the Arms Act of 1878, 1878, which meant that no Indian
could carry any arm or weapon. इधर आर्म और वेपन की बजाय वेपन ही सिर्फ ले देते हैं। आप लोग ये ना समझेंगे उन्हें बाजू काट के जाना पड़ेगा। आखिरी पैराग्राफ है बेटे, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसलिए वो पैराग्राफ आज ही लिखा रहा हूं। यहां तक लिख लें प्लीज। इन एसेंस, इन एसेंस का क्या मतलब? कंक्लूजन। ठीक है, वो उसको उज़ैफा को चेक कर लीजिएगा सर। अच्छा पढ़ रहा है? ठीक। सर वो उससे मेरा ना बैग लैपटॉप वाला भिजवाइएगा इससे। In essence, the British not only took over India, practically, जी न्यू पैराग्राफ है, not only took over India practically, but also intellectually. Everyone was free in, thank you, trade and religion and in personal lives. But everyone was intellectually enslaved by the British. सब लोग इंटेलेक्चुअली इनके गुलाम हो गए थे, enslaved by the British. In fact, the majority of the Indians were happy that they had been liberated from the Mughal rule. And they believed that a better, यार सलार, सलार नहीं सही, तला, काम करो यार, better and kinder empress now ruled them. जी बेटे, last line. While the Indians did achieve some goals in the war, they lost their, sorry,
they lost their right, they lost their country. चलो, पांच या दो तीन, दो एक चेयर सही है। एक मुझे स्टेज पे दे दो, एक दो तीन पीछे रख दो जैफा के साथ। आप चेयर आई कर लो। चलो बेटा, दो 3-4 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद उर्दू की क्लास स्टार्ट करो।